जय हिंद साथियों आज हम लोग बात करेंगे कोरोना वैक्सीन के बारे में, यानी कोरोना वैक्सीन के निर्माण की अवस्थाओं के बारे में। और ये भी जानेंगे कि कोरोना वैक्सीन जो है इतना जल्दी 1 साल से भी कम समय के अंदर कैसे बन के तैयार हो गई। तो उससे पहले हम ये जानेंगे कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे कौन कौन से रीज़न्स होते हैं और कौन कौन सी अवस्थाएँ होती हैं जिससे कोई भी वैक्सीन बन कर के वेल प्रिपेयर्ड हो जाती है। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि किसी भी वैक्सीन को बनाने में अमूमन 7 से 8 साल या 10 से 15 साल का वक्त गुजर जाता है। लेकिन कोरोना वैक्सीन के पीछे ऐसे क्या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इतनी जल्दी बन कर के तैयार हो गई। कोई भी वैक्सीन हो, चाहे पोलियो वैक्सीन हो, चाहे निमोनिया की वैक्सीन हो, चाहे इन्फ्लुएंजा वैक्सीन हो, चाहे कोई भी वैक्सीन हो, किसी भी वैक्सीन को बनाने में 10 से 8 साल या 7 साल का समय लग जाता है। लेकिन इसके पीछे ऐसी क्या रीजन्स हैं, क्या विधियां हैं या फिर क्या चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम कोरोना वैक्सीन को इतनी जल्दी और कम समय में बना करके जनता के यूज़ के लिए हासिल कर लिया, प्राप्त कर लिया। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि वैक्सीन बनाने की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं। किसी भी वैक्सीन को बनाने के ये जो है 4 अवस्थाएँ होती हैं। सबसे पहले उसको हम किसी जानवर के ऊपर हम टेस्टिंग करते हैं। जानवर के ऊपर जब टेस्टिंग बिल्कुल सफल हो जाती है तो उसके बाद हम ह्यूमन्स के ऊपर उससे ट्रायल्स करते हैं, उसके एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब यहाँ पे भी पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा सफल रहता है तो इसके बाद हम उसको अप्रूवल के लिए हम उसके फाइल्स को या फिर जो भी एक्सपेरिमेंट किए रहते हैं सारी चीज़ों को अप्रूवल के लिए संस्थाओं के पास भेजते हैं। वहाँ पे सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो हम वहाँ से उसको अप्रूवल मिल जाता है और कोई भी वैक्सीन हो चाहे ड्रग्स हो वो आम पब्लिक के लिए अवेलेबल कर दी जाती है। इसके बाद फेज़ 4 का भी एक्सपेरिमेंट चलता रहता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि प्री ह्यूमन ट्रायल्स में क्या होते हैं। प्री ह्यूमन ट्रायल्स में हम पैथोजन के एंटीजन की जांच करते हैं। पैथोजन क्या होता है? पैथोजन वह कीटाणु होता है जो किसी भी बीमारी को देता है, और एंटीजन उस पैथोजन के या फिर उस कीटाणु का वह छोटा वाला पार्ट होता है, वो पोर्शन होता है, वह अंग होता है, वह पार्ट होता है जो कि इन्फेक्शन देने का कार्य करता है। यानी पैथोजन का मतलब होता है पूरा वायरस और एंटीजन का मतलब होता है वायरस का वह पार्ट जो इन्फेक्शन देता है। जैसे कोरोना वायरस है तो कोरोना वायरस क्या है? पैथोजन है। और कोरोना के ऊपर की जो एक्सप्लाइक्स प्रोटीन है जो इन्फेक्शन देने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसको हम एंटीजन के नाम से जानते हैं। तो फर्स्ट स्टेज में क्या करते हैं, लेबोरेटरी स्तर पे काम चलता है और उसमें हम एंटीजन के पैथोजन की जांच करते हैं। इसमें अमूमन 1 से 2 साल या 2.5 साल का वक्त गुजर जाता है। यहाँ पे जब हम पैथोजन की जांच कर लेते हैं तो उस पैथोजन के एंटीजन को सेल कल्चर या टिश्यू कल्चर के माध्यम से एनिमल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। और एनिमल्स होता है जिसके स्ट्रक्चर, इंटरनल आर्गन्स ह्यूमन के शरीर के बनावट या ह्यूमन इंटरनल आर्गन से बिल्कुल मैच करते रहते हैं। वैसे जानवर्स के ऊपर हम इसके ट्रायल्स को करते हैं। तो जब हम उस एंटीजन को टिश्यू कल्चर के माध्यम से हम इस एनिमल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं तो इंसर्ट करने के बाद जो जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं हम उसको नोट करते हैं, उसके बारीकी से उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है, उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं तो फिर असली पैथोजन को इसके अंदर, इस एनिमल्स के अंदर इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करने के बाद फिर जांच करते हैं कि इसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही है कि नहीं बन रही है, इसको देने से कोई बेनिफिट हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। अगर इसको देने के बाद हमारा रिजल्ट ठीक ठाक रहता है, एंटीबॉडीज़ बन रही होती हैं तो हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल होता है। और जब हम यहाँ तक बिल्कुल अपने एक्सपेरिमेंट को सफल मान लेते हैं तो हम इसके बाद ट्रायल्स करने के लिए ह्यूमन बीइंग्स को चूज करते हैं, यानी मानव पे इसका परीक्षण किया जाता है। और बहुत सारी कंपनियां जो वैक्सीन बनाने के दौड़ में शामिल होती हैं उसमें 50 से 70% तक कंपनियां यहीं पे फेल हो जाती हैं, यहीं पे फ्लॉप हो जाती हैं और वो दौड़ से बाहर हो जाती हैं। और जो इस यहाँ तक एक्सपेरिमेंट को सफल कर लेती हैं वो आगे ह्यूमन बीइंग्स पे ट्रायल्स करने के लिए उनको एथोराइजेशन या परमिशन ग्रांट कर दी जाती है, उसको परमिशन दे दी जाती है। अब यहाँ पे ह्यूमन्स के ऊपर जब ट्रायल्स होते हैं तो ये ट्रायल्स 3 फेज़ में होते हैं, 3 चौड़ों में किसी भी वैक्सीन का ट्रायल्स कंप्लीट होता है। फेज़ 1, फेज़ 2 और फेज़ 3। फेज़ 1 में क्या होता है? फेज़ 1 में हम 20 से लेकर 80 लोगों को शामिल करते हैं, वो भी बिल्कुल एडल्ट पर्सन को लिया जाता है इस एक्सपेरिमेंट में। और इसके अंदर
वैक्सीन देने के बाद इसकी गहनता से बारीकी से जांच की जाती है। जब यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल होता है तो वैज्ञानिक अपने एक्सपेरिमेंट को आगे लेकर चलते हैं फ़ेज़ 2 में। फ़ेज़ 2 में क्या करते हैं, यहाँ पे 400 से लेकर के 800 तक, यानी 400 से लेकर के 800 मेंस को इसमें शामिल किया जाता है, लोगों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें हाई रिस्की पर्सन्स को लिया जाता है, यानी जितने भी पेशेंट्स होते हैं जो बड़ी बड़ी बीमारियों से जूझ रहे होते हैं, ऐसे पेशेंट्स को इस फ़ेज़ 2 में शामिल किया जाता है। जैसे डायबिटीज़ हुआ, बीपी हुआ, कैंसर हुआ, हाइपरटेंशन हुआ, या फिर जितनी भी डेंजरस बीमारियां से जूझ रहे पर्सन्स होते हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है और उसमें वैक्सीन की जांच की जाती है। और जब यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल सफल रहता है तो हम इसके बाद फ़ेज़ 3 का एक्सपेरिमेंट करते हैं। फ़ेज़ 3 में क्या होता है कि यहाँ पे पेशेंट्स या फिर जो इंसानों की संख्याओं को बढ़ा दिया जाता है। इसमें 50,000 से लेकर के 1 लाख तक के लोगों को शामिल किया जाता है। इसमें भी बहुत ही रिस्की पर्सन होते हैं, जो भी इंसान छूट जाते हैं या फिर कम होते हैं, यहाँ पे उनकी संख्याओं को बढ़ा लिया जाता है। यानी 50,000 से लेकर के 1 लाख के लोगों के ऊपर यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है। यानी इसमें हर तरह के पेशेंट्स को इसमें शामिल कर लिया जाता है। और जब यहाँ तक हमारा एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ठीक ठाक रहता है तो हम जो भी हमारे पास फाइल्स या जो भी एक्सपेरिमेंट्स के डाटा कलेक्ट होते हैं उस फाइल को हम अप्रूवल के लिए आगे संस्थाओं के पास सेंड करते हैं। अब अप्रूवल का काम जो होता है वो 2 तरह की संस्थाएं होती हैं, या फिर हर देश में कोई न कोई संस्था होती है जो भी किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन जब बन के प्रिपेयर्ड होती है तो उसकी जांच पड़ताल या देखरेख करने के लिए, जांच करने के लिए संस्थाएं होती हैं। तो यहाँ पे जो संस्थाएं हैं FDI और CDSCO, यानी FDI क्या है और CDSCO क्या है। FDI का मतलब होता है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि अमेरिका की एक संस्था है, और CDSCO जो है कंट्रोल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। CDSCO का मतलब होता है कंट्रोल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंडिया की है। ये दोनों संस्थाएं क्या करती हैं, किसी भी मेडिसिन्स को, किसी भी वैक्सीन को जो बन करके प्रिपेयर्ड हो जाती है उनकी गहनता से जाँच करती हैं, पड़ताल करती हैं, और जब सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो उसको स्टैंडर्ड या इमरजेंसी अप्रूवल ग्रांट कर देती हैं, दे देती हैं, जिससे कि वो वैक्सीन या मेडिसिन आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो कर दी जाती है। इसके बाद भी स्टैंडर्ड अप्रूवल मिलने के बाद भी उस वैक्सीन की टेस्टिंग चलती रहती है, जो कि स्वैच्छिक होती है, चलती रहती है। तो इस तरह से इतनी सारी संस्थाएँ, इतने सारे चरण होते हैं जो किसी भी वैक्सीन को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब एक होता है स्टैंडर्ड अप्रूवल और एक होता है इमरजेंसी अप्रूवल। ये किस कंडीशन में दिया जाता है, जब फ़ेज़ 3 का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो उस कंडीशन में स्टैंडर्ड अप्रूवल जो है प्रदान की जाती है। और जब हमारा फ़ेज़ 2 तक का एक्सपेरिमेंट सफल हो जाता है तो उस कंडीशन में अगर वैश्विक महामारी से कोई देश या पूरा विश्व अगर जूझ रहा होता है, बहुत से लोग मर रहे होते हैं, तो उस कंडीशन में हम फ़ेज़ 3 के एक्सपेरिमेंट का इंतज़ार न करते हुए बस फ़ेज़ 2 के बेस पर ही, फ़ेज़ 2 के एक्सपेरिमेंट के बेस पर हम उसको, या जो संस्थाएं हैं उसको जो है इमरजेंसी अप्रूवल ग्रांट कर देती हैं, ताकि बहुत से लोग वैश्विक महामारी से या बीमारी से जूझ रहे होते हैं, मर रहे होते हैं, तो उनमें से कुछ लोगों की जानों को सेफ़ बचाने के लिए, लोगों की ज़िंदगी को सेफ़ बचाने के लिए उस कंडीशन में फ़ेज़ 2 के आधार पर उसको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन प्रदान कर दिया जाता है। इस समय जो कोरोना वैक्सीन है वो फ़ेज़ 2 के एक्सपेरिमेंट तक बिल्कुल सफलता हासिल कर चुकी है, और फ़ेज़ 2 के एक्सपेरिमेंट के बाद फ़ेज़ 3 के एक्सपेरिमेंट आज भी उसके ऊपर चल रहे हैं। लेकिन हमारा देश या पूरा विश्व वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, उसके एक संक्रमण को देखते हुए फ़ेज़ 2 के आधार पे उसको इस समय इमरजेंसी अप्रूवल ही प्रदान किया गया है। स्टैंडर्ड अप्रूवल अभी तक उसको नहीं मिल पाई हैं। तो इतने सारे चरण होते हैं किसी भी वैक्सीन को बनाने में। अब बात करते हैं कि कोरोना वैक्सीन इतने कम समय में बनके कैसे तैयार हो गई, जबकि ये सारी वैक्सीनों को बनाने में इतना सारा समय लग जाता है, 10 से 15 साल, 7 से 8 साल लग जाते हैं। लेकिन कोरोना वैक्सीन इतनी जल्द 1 साल के अंदर ही कैसे आ गई, उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं। तो देखते हैं कोरोना वैक्सीन के पीछे के क्या रीज़न्स हैं, उसको बनाने में इतना कम समय क्यों लगा। अब देखते हैं कि कोरोना वैक्सीन इतनी जल्दी प्रिपेयर्ड कैसे हो सकी। जब वैक्सीन को बनाने में इतने सारे वक्त लग जाते हैं तो ये कोरोना वैक्सीन 1 ही साल के अंदर कैसे बनकर तैयार हो गई। तो इसके लिए हम देखते हैं
कि जो सार्स वायरस है और ये जो मर्स वायरस है, यानी सार्स एक तरह की बीमारी है जो 2002 में आई थी चाइना में, इससे बहुत लोगों की मौतें हो गई थी। और एक मर्स बीमारी है जो 2012 में आई थी, ये भी वायरस से होती है। इसकी उत्पत्ति कहा जाता है कि ऊँट से हुई थी। ये जो मर्स वायरस है और जो ये सार्स वायरस है, इसी के फैमिली से बिलोंग करता है कोरोना वायरस। यानी यूँ कहें कि कोरोना वायरस मर्स वायरस और सार्स वायरस के परिवार का एक सदस्य है। इसके सदस्य होने की वजह से इसके ऊपर ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि सार्स वायरस और मर्स वायरस के ऊपर 17 से लेकर 18 वर्षों तक का एक्सपेरिमेंट या रिसर्च किया जा चुका है, जो कि इस कोरोना वायरस में बहुत ही हेल्प किया, जिसकी वजह से हमें कोरोना वायरस के ऊपर ज़्यादा स्टडी करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, रिसर्च करने की आवश्यकता नहीं पड़ी। इसके पीछे ये एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कोरोना वायरस की वैक्सीन बहुत ही जल्दी अवेलेबल हो सकी और पब्लिक के लिए उपलब्ध हो सकी। दूसरा रीज़न ये है कि किसी भी वैक्सीन को बनाने के पीछे बहुत सारे धन की आवश्यकता पड़ती है, बहुत सारे इकोनॉमिक सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है। इस कोरोना वैक्सीन के विकास में किसी प्रकार की कभी भी धन की कमी नहीं हो सकी, जिसके वजह से ये वैक्सीन जल्दी बन करके तैयार हो सकी। यानी कह सकते हैं कि धन की कभी भी कमी इस वैक्सीन को बनाने में नहीं हुई, इसकी वजह से ये वैक्सीन जल्दी बन के आम जनता के लिए अवेलेबल हो सकी। दूसरी बात, वॉलंटियर्स जिनके ऊपर हमें ट्रायल्स करने होते हैं, साइंटिस्ट जिनके ऊपर ट्रायल्स करते हैं, वैसे वॉलंटियर्स जो हैं वे खुद अपने आप चल के सामने आए और एक्सपेरिमेंट करने के लिए अपने आप को साइंटिस्ट को पेश किए, जिसकी वजह से कभी वॉलंटियर्स की कमी नहीं हुई, वॉलंटियर्स को कि हमें वेट नहीं करना पड़ा। इसके वजह से ये वैक्सीन जल्दी बन करके तैयार हो सकी। दूसरी बात ये है कि ऑनलाइन एनालाइजेशन, यानी जो भी ट्रायल्स होते गए, जो भी एक्सपेरिमेंट होते गए, उनके जो भी डाटा तैयार होते गए, उनका ऑनलाइन विश्लेषण भी साथ साथ होता चला गया। यानी एक्सपेरिमेंट होता गया, जो भी डाटा कलेक्ट हुआ साथ साथ उसके एनालाइजेशन भी साथ साथ होता चला गया, जिसके वजह से एनालाइजेशन में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा और ये वैक्सीन का सारा काम समय से कंप्लीट होता चला गया। ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से ये वैक्सीन बन करके आम पब्लिक के लिए अवेलेबल हो सकी। दूसरी बात है वैक्सीन फार्मेशन। ट्रायल्स भी साथ में होते गए, जैसे ही पॉजिटिव रिजल्ट मिलते गए साथ में वैक्सीन का निर्माण भी होता रहा। अगर एक्सपेरिमेंट फेल होता तो ये जितनी भी वैक्सीन साथ में बन रही थी ये भी नष्ट करनी पड़ती, लेकिन मानव का सौभाग्य कहिए या मानव का लक कहिए, जिसकी वजह से ये सारी वैक्सीन को भी हमें नष्ट नहीं करना पड़ा और जो ट्रायल्स भी होते रहे वो भी सफल होते गए, जिसकी वजह से ये वैक्सीन जल्दी तैयार हो सकी और आम जनता के यूज में इस्तेमाल होकर के बहुत जल्दी ही हमारे बीच आ सकी। तो ये सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से कोरोना वैक्सीन बहुत ही जल्दी बन करके तैयार हो सकी, प्रिपेयर्ड हो सकी और आम जनता के लिए अवेलेबल हो सकी। तो जितने भी वैक्सीन बन करके प्रिपेयर्ड हुई हैं, चाहे वो मॉडर्ना कंपनी की हो, चाहे फाइजर कंपनी की हो, चाहे वो स्पुतनिक कंपनी की हो, चाहे हमारे देश इंडिया की कोवैक्सीन हो, चाहे कोविशील्ड हो, सारी की सारी वैक्सीन बहुत ही अच्छी वैक्सीन है। इनको हमें लगवाना चाहिए और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। तो इस तरह से इस वैक्सीन को बनाने में इतना कम समय लगा और इसके पीछे ये इतने सारे रीजन्स रहे हैं। तो इसके अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन है इस वीडियो के अंदर, इसके अंदर मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा हुआ हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी सूचनाएं हैं वो WHO की गाइडलाइन के अनुसार हैं। जो पत्रिकाओं के अंदर इसके विषय में जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, जो गूगल के माध्यम से जो भी इन्फॉर्मेशन मिली, वो सारी इन्फॉर्मेशंस मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। इसमें किसी तरह की मेरे तरफ से कुछ भी नहीं जोड़ा घटाया गया है। इसलिए अगर इस वीडियो में वैक्सीन से संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशंस मिली हों, अगर वे आपको अच्छी लगी हों, अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बहुत से बहुत लोगों तक इसको शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।